हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है ये वन लाइनर से रिलेटेड है। इससे पहले हमारी है वो 4 से 5 क्लासें हैं वो हो चुकी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल पर आपको MCQ वन लाइनर के नाम से एक PDF प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो पहले के देख सकते हैं। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल रिलेटेड हैं, चाहे आप CTI कर रहे हैं, CTI कर चुके हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की कर रहे हैं, या फिर आप ITI कर रहे हैं या आपने ITI कंप्लीट कर रही है, तो आपके लिए वीडियो वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो भी टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट आती हैं उसके वीडियो भी टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर सिंक हेड मशीन स्क्रू को सीट देने तथा होल्स को बर से हटाने के लिए काउंटर सिंक का एंगल होता है। कितना एंगल रखा जाता है? यहाँ पर एंगल वो गलत दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। काउंटर सिंक हेड मशीन स्क्रू को सीट देने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो 75 डिग्री एंगल यूज़ करते हैं, और होल्स की बर वगैरह हटाने के लिए 90 डिग्री काउंटर सिंक हेड का यूज़ करते हैं। यानी कि जो एंगल बनता है काउंटर सिंक जब हम करते हैं, पीछे की क्लास में मैंने आपको काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग वो क्लियर किया था। काउंटर सिंक यानी कि होल के किनारों को चैम्फर करना, तो बर वगैरह हटाने के लिए हम 90 डिग्री काउंटर सिंक का यूज करते हैं। और जो काउंटर सिंक हेड मशीन स्क्रूज है उसको सीट देने के लिए, उसको स्थान देने के लिए 75 डिग्री का यूज करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इन साइड माइक्रोमीटर से 10.45 मिलीमीटर की अंदरूनी माप नहीं ली जा सकती। इन साइड माइक्रोमीटर से अंदरूनी माप है वो 10.45 मिलीमीटर की हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जो अंदरूनी जो उसका माप जो खुला रहता है वो 10.45 मिलीमीटर से ज़्यादा का खुला रहता है। अब वो कितना का ज़्यादा खुला रहता है, तो डियर फ्रेंड वो बात करें तो 25 मिलीमीटर है वो बंद में ही उसका साइज़ है वो रहता है। कितना? 25 मिलीमीटर है वो उसका साइज़ है वो रहता है ऑलरेडी। तो यानी कि मिनिमम वो इनसाइड माइक्रोमीटर से 25 मिलीमीटर तक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर आता है, जो क्या है मिनिमम है वो 10 मिलीमीटर तक चेक कर सकता है, यानी कि वो ऑलरेडी 10 मिलीमीटर तक खुला रहता है। तो उसके लिए अलग से माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार मूवेबल जा के साथ जुड़ी होती है। वर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बार होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जा को हम आगे पीछे स्लाइड करते हैं तो उसके साथ में एक रोड निकल कर आती है, बार, जिसको डेप्थ बार बोला जाता है। वो काम क्या आती है? ब्लाइंड होल है या कोई स्लोट है, कोई ग्रू है, उसकी गहराई वगैरह चेक करने के काम में आती है। ठीक है, तो वो क्या है? मूवेबल जा के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि मूवेबल जा के साथ में आगे पीछे स्लाइड करती है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर बात करें तो 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये उसके वर्नियर स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ में 0.05 मिलीमीटर निकल कर आता है, कुछ में 0.01 मिलीमीटर तक भी वर्नियर कैलिपर है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वर्नियर स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल के कितने भाग है वो मेन स्केल के कितने भागों के बराबर खुल रहे हैं। नेक्स्ट है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये ड्रिल मशीन कौन सी ड्रिल को निकालने की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट सेंक ड्रिल होती है उसको तो हम सीधे चक में पकड़ते हैं। ड्रिल मशीन में जो स्ट्रेट सेंक ड्रिल होती है उसको तो सीधे चक में पकड़ते हैं, लेकिन जो टेपर सेंक ड्रिल होती है, जिसकी सेंक अब टेपर होती है, जिस पर MT1 से MT5 तक टेपर कटा हुआ होता है। डियर फ्रेंड नोट कर लीजिए, MT1 से MT5 तक टेपर उसमें कटा हुआ रहता है। कितने तक? MT1 से MT5 तक। मैं सारा इरेज करके आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। MT1 से MT5 तक मोर्स टेपर है वो ड्रिल पर कटा हुआ होता है। MT1 से MT5 ही आपको करेक्ट करके आना है, बुकों में बहुत जगह है वो गलत दिया हुआ है।
ठीक है। तो जो मोर्स टेपर ड्रिल होती है जिसकी सेंक टेपर में बनी होती है, उनको मशीन के स्पिंडल में फिट है वो नहीं किया जाता है, उनको सॉरी मशीन के चक में फिट नहीं किया जाता, उनको डायरेक्टली मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है, क्योंकि मशीन स्पिंडल के अंदर भी मोर्स टेपर कटा हुआ होता है। तो वहाँ से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है। ड्रिल ड्रिफ्ट कुछ नहीं होता, बस एक ऐसा एक टेपर सा जुगाड़ होता है। तो ये टेपर वाला जो भाग है आगे वाला, ये क्या करेंगे उसके अंदर डालेंगे, एक स्लॉट कटा हुआ होता है स्पिंडल में, और पीछे से जब चोट मारेंगे तो ये टेपर वाला भाग आगे जाएगा और ड्रिल को नीचे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो वहाँ से हमारी ड्रिल है वो निकल कर आ जाती है। इसको हल्की सी चोट देनी होती है, इतने में ही तुरंत वो ड्रिल है वो हमारा यहाँ से नीचे गिर जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रिल ड्रिफ्ट है वो ड्रिल के मशीन के स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए या फिर ड्रिल चक को स्पिंडल से बाहर निकालने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो स्लेज हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य के लिए किया जाता है। स्लेज हैमर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ये भारी चोट लगाने के लिए होता है, बड़े साइज़ का हैमर रहता है। इसका वजन है वो 2 से 10 केजी तक होता है। कितने केजी तक रहता है? 2 से 10 केजी तक इसका हमारा वेट है वो रहता है। ज़्यादातर इसको लोहारगिरी शॉप में यूज़ किया जाता है। स्लेज हैमर का भारी चोट वगैरह लगाने के काम में इसको लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है सीट मेटल को बेंच वाइस में क्लैंप करने के लिए सॉफ्ट क्लैंप का प्रयोग करने पर उस पर खांचे नहीं बनते हैं। सीट मेटल में जो बेंच वाइस होती है उसमें जो क्लैंप करते हैं तो हम वहाँ पर सॉफ्ट क्लैंप यूज़ करते हैं जा प्लेट के साथ में, क्योंकि जा प्लेट में आपने देखे होंगे कि ऐसे ऐसे उसमें क्या दांते कटे रहते हैं। वो दांते इसलिए कटे रहते हैं ताकि जा प्लेट की ग्रिपिंग पावर है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ग्रिपिंग पावर इंक्रीज करते हैं, जैसे हम नॉर्मली उसमें जॉब बांधते हैं तो जॉब के ऊपर क्या है जा प्लेट अपने निशान छोड़ देती है खांचों के। तो सीट मेटल में सीट के ऊपर वो खांचों के निशान ना आए, तो इसके लिए क्या है वहाँ पर जा प्लेट के आगे सॉफ्ट क्लैंप है वो इनके आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें सीट वगैरह को क्लैंप करते हैं, तब क्या है उसके जो जा के जो प्लेट होते हैं उसके जो खांचे बने हैं उनके निशान है वो हमारी सीट के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट में सोल्डरिंग करने के लिए डाइल्यूटेड हाइड्रोलिक एसिड का प्रयोग फ्लक्स की तरह किया जाता है। यानी कि जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं तो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फ्लक्स है वो यूज़ किया जाता है। सोल्डरिंग के अंदर, ब्रेजिंग के अंदर हम एक बोरेक्सी फ्लक्स के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन सोल्डरिंग में अलग अलग फ्लक्स है वो अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पर इसमें बात की है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, यानी कि जो कोटिंग की हुई शीट होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पर डाइल्यूटेड हाइड्रोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्लक्स की जगह इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेक एक सहारा देने वाला टूल होता है। स्टेक देखा हो आपने, हाफ मून स्टेक होता है, हेचेट स्टेक होता है, बिग आयरन स्टेक होता है, हॉर्स स्टेक होता है। तो वो काम क्या करते हैं, सीट को वो सहारा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम अलग अलग आकार की शेप है वो बना सकते हैं। जैसे हाफ मून स्टेक दिया हुआ है तो उसके क्या है कि तसले के आकार में सीट को हम मोड़ सकते हैं। वहीं पे हेचेट स्टोक दिया होता है, हॉर्स स्टेक दिया होता है जिसमें हम अलग अलग 2 स्टेक है वो एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो वो ओनली क्या है, एक ऐसा टूल है जो क्या है सीट को एक बेस देता है, सहारा प्रदान करता है, वहाँ से हम आसानी से उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सीट मेटल को 90 डिग्री पर सही मोड़ने के लिए उपयुक्त टूल एंगल आयरन है। यानी कि एंगल आयरन के द्वारा क्या है 90 डिग्री पर सीट को मोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके अलावा हेचेट स्टिक भी होता है जिससे क्या कॉर्नर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर एंगल आयरन दिया हुआ है तो हम पहले एंगल आयरन की तरफ जाएंगे, उसके बाद में अगर हेचेट स्टिक दिया हुआ है तो उधर हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा पहली रिवेट के सेंटर के किनारे से अधिकतम दूरी रिवेट के व्यास से दुगनी होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये हमारी क्या है सीट है, अब हमें यहाँ पर क्या करनी है रिवेटिंग करनी है इस प्रकार से।
तो ये जो हम यहाँ पर रिवेटिंग करेंगे तो यहाँ से लेकर, किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ से लेकर जो ये दूरी है ना, ये दूरी इसकी बात कर रहा है कि ये कितनी होनी चाहिए। तो ये रिवेट का जो व्यास है, इसकी सेंक का व्यास की बात कर रहा है, ये हेड का व्यास रहेगा, क्योंकि हेड का व्यास क्या आएगा, यहाँ तक फैल के आएगा। तो ये क्या हो गया, सेंक का व्यास हो गया। तो रिवेट के व्यास का डबल होना चाहिए। ये जो दूरी है ये क्या होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए। यानी कि अगर ये x है सेंक का व्यास, तो ये 2x होना चाहिए, यानी कि डबल होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि पहले रिवेट के किनारे हैं वो सेंटर की दूरी से अधिकतम दूरी रिवेट के व्यास का दुगना होना चाहिए, और उसके बाद में एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी है वो सेंक के व्यास से 3 गुना तक रखी जाती है। वहीं पर पिच की बात करें तो 1.5 पिच रखी जाती है, यानी कि एक से दूसरे की जो समांतर जो पैरेलल निकल कर जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज है वो रखी जाती हैं, जिसको हम रिवेट में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को पहचानने के लिए उसका रंग कोड है वो काला होता है। यानी कि जो हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, एक एसिटिलीन सिलेंडर रहता है। तो दोनों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर रहता है उसका रंग काला रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो पाइप रहेगी वो काले रंग की रहेगी। वहीं पर अगर एसिटिलीन की बात करें तो वहाँ पर मेहरून या लाल कलर का एसिटिलीन सिलेंडर रहता है। उसके ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है, और इसके साथ में ही उसके जो होज पाइप रहती है वो मेहरून कलर की आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ज़्यादातर इन्हीं के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।